Hello everyone, welcome to NPrep. So life is a one time offer, use it well. जो जिंदगी है वो सिर्फ एक बार मिलेगी और उसका हमें बहुत अच्छे से यूज में लेना है। तो फिलहाल जो लाइफ का टारगेट है उसे पूरा करना और उस टारगेट को अचीव करने में हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। सो लाइफ इज अ वन टाइम ऑफर, यूज इट वेल। तो जो भी आपकी लाइफ का एम है उसे जरूर अचीव करें। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे आपको एज अ नर्स आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे या क्या आपकी प्रायोरिटी होगी, इस चीज को लेके हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है वो जनरली आज के टाइम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। जो इमेज में आपको दिख रहा है ये क्या है, पूरा हॉस्पिटल सेटिंग है। ये एज अ नर्स जो है आप क्या प्रायोरिटी या फिर क्या जो है आपका मेन वहां पे रोल होगा, इस चीज के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है या सिचुएशन है या कह सकते हैं जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है। द नर्स असेसेस अ वुमेन एट 24 वीक्स गेस्टेशन। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पढ़ो जो मेन चीज है उन पे हमारा फोकस सबसे पहले होना चाहिए, तभी हमें जो है जो कंसेप्ट है बिहाइंड द क्वेश्चन वो वहां पे हमें पता चलेगा। ठीक है, द नर्स असेसेस अ वुमन एट 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड इज अनेबल टू फाइंड अ फीटल हार्ट बीट। क्या हो गया है, जो नर्स जो है पेशेंट को असेस कर रही है और वहां पे उसे क्या है, फीटल हार्ट बीट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। The fetal heartbeat was heard at the client's last visit, जो कब था, 4 weeks ago। यही सिचुएशन रहा। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी द नर्स शुड डू द टास्क इन विच ऑर्डर। अब एज अ नर्स आप जो है कौन सा टास्क किस ऑर्डर में करेंगे। सो जो भी ऑप्शन है वो सारे हमें यहाँ पे यूज करने हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि जैसे ही हार्ट बीट असेस नहीं हुई आप डायरेक्ट किसको बुलाएंगे, हेल्थ केयर असेस मतलब प्रोवाइडर को। या फिर एक्सप्लेन दैट द फीटल हार्ट बीट कुड नॉट बी फाउंड एट दिस टाइम, या तो डायरेक्ट ही हम जो क्लाइंट है उसे एक्सप्लेन कर दे कि 24 वीक्स पे हमें हार्ट बीट सुनाई नहीं देती है, नहीं दी है इस टाइम पे। ऑब्टेन डिफरेंट इक्विपमेंट एंड रीचेक, हम ऑब्टेन करें यही कोई दूसरा इक्विपमेंट और रीचेक करें। या फिर आस्क द क्लाइंट इफ द बेबी इज और हैज बीन मूविंग, या फिर हम क्लाइंट से पूछें कि जो बेबी है वो मूव कर रहा है नहीं कर रहा। अब ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो रिलेटेड है टू द गिवन सिचुएशन, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी आपको बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट पहले होगा एंड देन कौन सी प्रायोरिटी आपकी लास्ट में आएगी। तो एज अ हेल्थ केयर नर्सिंग स्टाफ आप क्या करेंगे कि आपको अगर उस सिचुएशन में रखा गया है कि फीटल हार्ट बीट डिटेक्ट ही नहीं हुई, अगर पेशेंट 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में आपके पास आया, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले हमने अगर चेक किया, बेबी को असेस किया और हमें फीटल हार्ट बीट सुनाई नहीं दी, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो क्लाइंट है उससे पूछेंगे कि आपको बेबी के मूवमेंट्स फील हो रहे हैं क्या। हमने असेस किया, हमें फील नहीं हुए, बट हम जो मदर है उससे तो पूछेंगे ही, क्योंकि जो मूवमेंट है वो मदर को भी तो फील होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम देंगे किसको, कि हम जो है क्लाइंट को पूछेंगे कि आपको फीटल का मूवमेंट फील हुआ या नहीं हुआ। दूसरी चीज हमने क्या करना है, जो इक्विपमेंट यूज किया, फॉर एग्जांपल हमने फीटोस्कोप से हार्ट बीट को, जो स्टेथोस्कोप से हमने हार्ट बीट को असेस करने की कोशिश की लेकिन हमें वो फील नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इक्विपमेंट चेंज करेंगे। मतलब कोई और जो स्टेथोस्कोप है उसको यूज करके एक बार फिर कोशिश करके देखेंगे, यार कहीं हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर हमें सुनने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है, या जो इक्विपमेंट है वो वर्किंग ना हो। इस केस में क्या करेंगे, हम जो सेकंड प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, कि हम एक डिफरेंट इक्विपमेंट लेके जो है चेक करें। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है बिफोर इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट कि आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है हमें सुनाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन दैट द फीटल हार्ट बीट कुड नॉट बी फाउंड एट दिस टाइम। उसके बाद हमने इक्विपमेंट से भी चेक कर लिया लेकिन फिर भी हमें हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे कि यार हमें जो है हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है,
तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या करना है, कंफर्मेशन होने के बाद किसको बुलाना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। हेल्थ केयर प्रोफेशनल यानी कि जो भी असाइन डॉक्टर है वहाँ पे उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि सिचुएशन ये है कि मदर के अंदर हमें बच्चे की हार्ट बीट जो है डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो ये क्या था, एक तरीके से प्रायोरिटी वाइज जो है आपको डिसाइड करना था कि इस सिचुएशन में क्या क्या प्रायोरिटी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी पेरिस क्लाइंट एट 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, कितने वीक्स पे है, 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, क्वेश्चंस द नर्स अबाउट द नीड फॉर एन अल्ट्रासाउंड। अब यहाँ पे है प्राइमरी पेरिस की बात आ रही है कि प्राइमरी पेरिस क्लाइंट है जो कितने वीक्स प्रेग्नेंट है, 10 वीक्स प्रेग्नेंट है, एंड शी क्वेश्चंस द नर्स अबाउट द नीड फॉर एन अल्ट्रासाउंड, कि उसे अल्ट्रासाउंड की क्यों जरूरत है, क्योंकि शी स्टेट्स आई फील फाइन सो व्हाई शुड आई हैव द टेस्ट। अब उसके अकॉर्डिंग तो वो ठीक है, तो उसे टेस्ट की क्यों जरूरत है, उसके मन में क्वेश्चंस तो अराइज होंगे, क्योंकि एज अ प्राइमरी पेरिस मदर शी इज हैविंग सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस सिचुएशन, वो सब चीजें वो पहली बार फेस कर रही है। सो द नर्स शुड इनकॉर्पोरेट विच स्टेटमेंट्स एज द अंडरलाइंग रीजन फॉर परफॉर्मिंग द अल्ट्रासाउंड नाउ। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एज अ नर्स जो है वो क्लाइंट को बताएगी कि इस रीजन की वजह से हम ये टेस्ट उन पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो जो स्टेटमेंट्स आपको रिलेटेड लग रहे हैं वो सारे हमें इसमें से सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस चीज़ को यहाँ पे हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, प्राइमरी पेरिस की। सो प्राइमरी पेरिस कौन क्लाइंट होता है, सो प्राइमरी पेरिस इज आप लोग बताइए प्राइमरी पेरिस क्या होता है। जो मदर जो है, प्राइमरी इज फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है या फर्स्ट टाइम शी इज बियरिंग अ चाइल्ड, ठीक है। an individual bearing a first child, bearing a first child, और या फिर कह सकते हैं जो क्या है पहली बार जो है बर्थ देने वाली, शी इज गिविंग बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी पेरिस मदर, प्राइमरी पेरिस मदर। तो अब प्राइमरी पेरिस है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे ही होंगे कि उस कंडीशन या वो सिचुएशन उसकी पहली बार ही हुई है। तो नाउ द स्टेटमेंट्स आर, द टेस्ट हेल्प्स अस टू व्यू द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द फीटस, यानी कि 10 वीक्स पे अगर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो वो क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ फीटस जो हमें डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। या वी नीड टू डिटरमाइन गेस्टेशनल एज, या जो गेस्टेशनल एज है हमें वो आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा। या फिर द टेस्ट विल डिटरमाइन द फीटल पोजीशन, जो टेस्ट है यानी कि जो यूएसजी है या अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या कर रहा है, हमें फीटल पोजीशन डिफाइन करने में हेल्प करेगा। या फिर वी मस्ट डिटरमाइन दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट या फिर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट जो है वो सप्लाई हो रहा है टू द फीटस। तो एज अ नर्स हम जो है ऐसे कौन से 2 स्टेटमेंट्स हैं या 2 या 3 स्टेटमेंट्स जो भी आपको सही लग रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग टू यूएसजी, अल्ट्रासाउंडग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो सबसे पहले मन में तो यही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूएसजी जो है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो क्यों की जाती है। सो यूएसजी इज परफॉर्म, सबसे पहली बात है, इट इज नॉट अ रूटीन केयर प्रोसीजर, ये कोई रूटीन केयर प्रोसीजर नहीं है। ये हमने पढ़ा है कि एंटीनेटल विजिट्स में एटलीस्ट 4 टाइम्स जो है अल्ट्रासोनोग्राफी जो है मदर को परफॉर्म करनी चाहिए। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, जो मदर को अपनी पूरी एंटीनेटल पीरियड में एटलीस्ट 4 टाइम्स जो है सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए। तो यूएसजी हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सो यूएसजी हम करते हैं टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, कंफर्म दी प्रेगनेंसी। हमने होम टेस्ट किया कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है वो यूपीटीज जो होते हैं 90% या 99% तक पॉजिटिव होते हैं। मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट जो है हम किसे बोलते हैं, यूएसजी को, ठीक है। होम बेस्ड टेस्ट को हम कभी भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं बोलते हैं, इसलिए यूएसजी करते हैं टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, टू कंफर्म द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम इसलिए करते हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई एनी ऑफ द
कोई भी एनाटॉमिकल, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी अगर बच्चे में होगी तो वो हमें इनिशियल स्टेज में जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी. सो टू आइडेंटिफाई द मेजर anatomic features of the fetus, मतलब जो भी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है फीटस का वो प्रॉपर है या नहीं है, और कोई भी पॉसिबल एबनॉर्मलिटी अगर प्रेजेंट होगी तो एनी ऑफ द पॉसिबल एबनॉर्मलिटीज ठीक है, कोई भी ऐसी पॉसिबल एबनॉर्मलिटी होगी तो हमें इनिशियल स्टेज में पता चल जाएगा. एंड टू डिटरमाइन द गेस्टेशनल एज, और क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मदर में बच्चा का जो गेस्टेशनल एज है वो कौन सा है. डिटरमाइन द गेस्टेशनल एज ऑफ द फीटस. ठीक है, तो ये सब क्या है, इट इज द फंक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी. तो अब क्या बोला था हमें कि the nurse should incorporate which statements as the underlying reason for performing the USG. तो सबसे पहला क्या है, the test help us to view the gross anatomy of the fetus. बिल्कुल सही बात है, जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो हमें एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फीटस जो है वो बताती है. नेक्स्ट इज वी नीड टू डिटरमाइन द गेस्टेशनल एज. बिल्कुल एज अ नर्स हमें जो प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है उसे ये बताना है कि इट इज टू आइडेंटिफाई द गेस्टेशनल एज ऑफ द फीटस. अब बारी आती है द टेस्ट विल डिटरमाइन द फीटल पोजीशन. अब मन में ये आ रहा होगा कि यूएसजी हम फीटल पोजीशनिंग के लिए भी तो करते हैं, कि फीटल पोजीशन जो है आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, बट इस सिनेरियो में ये ऑप्शन जो है कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि जो फीटल पोजीशन हम डिटरमाइन करते हैं वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करते हैं, वो हम करते हैं इन थर्ड ट्राइमेस्टर. किसमें होता है ये, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है हम फीटल पोजीशनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं. सो थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो ऑप्शन जो है ये इसलिए ही कंसिडर नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी पेरेंट्स मदर किस वीक में है, 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में. ठीक है, so we must, next option is we must determine that there is significant nutrient supply to the fetus. so USG जो है ये चीज़ डिटेक्ट नहीं करती है कि जो न्यूट्रिशन सप्लाई जो फीटस को है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं. सो इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है. द टेस्ट हेल्प अस टू व्यू द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द फीटस एंड वी नीड टू डिटरमाइन द गेस्टेशनल एज. अब जो मेन कंफ्यूजन होता है वो जब थर्ड ऑप्शन जो है हम जल्दबाजी में अगर पढ़ते हैं तो हमें तो सिर्फ ये याद रहता है कि हाँ यूएसजी का ये भी फंक्शन था कि पोजीशन आइडेंटिफाई करना, बट यहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बेस पे चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया है 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन को. किसको डिटरमाइन कर दिया है कि आपको बता दिया गया है कि सिर्फ 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में ही आपको इसका फंक्शन बताना है. ठीक है, इस तरीके से कभी कभार क्या होता है हम जल्दबाजी करते हैं और क्वेश्चंस जो है आते हुए भी गलत हो जाते हैं. उस समय हमें ऐसा लगता है यार क्यों, एग्जाम सेंटर से तो मैं निकला था तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि यार मैं तो सब सही करके आया हूँ, बट जब रिजल्ट आता है तब ऐसा लगता है कि यार कहाँ गलती हो गई. तो ये जो मिस्टेक्स है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान में नहीं रहती है तो बहुत ज़्यादा हम पे भारी भी पड़ जाती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client approximately 11 weeks pregnant. ठीक है, a client approximately 11 weeks pregnant and her husband are seen in the antenatal clinic. client जो है अपने husband के साथ आई है कहाँ पे, antenatal clinic में. The client's husband tells the nurse that he has been experiencing nausea and vomiting and fatigue along with his wife. वाइफ प्रेग्नेंट है, उसमें ये सारे सिम्टम्स आना इज नॉर्मल, बट हस्बैंड कह रहा है कि उसे भी नोजिया, वॉमिटिंग और फैटिग अपनी वाइफ के साथ साथ में फील हो रहे हैं. सो द नर्स इंटरप्रेट्स दिस फाइंडिंग एज सजेस्टिंग दैट द क्लाइंट्स हस्बैंड इज एक्सपीरियंसिंग विच कॉम्प्लिकेशन. तो नर्स को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हस्बैंड है उसमें कौन से कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नजर आ रहे हैं.
सो दिस कंडीशन, मतलब ये कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड को सेम फीचर्स जो है प्रेगनेंसी के जो फील होने लगते हैं या है अपनी बॉडी में ऑब्जर्व होने लगते हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट। इन जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस कंडीशन के बारे में पूछ रहा है। सो द ऑप्शन में इज टायलिज्म। सो टायलिज्म क्या होता है? टायलिज्म इट इज नोन एज एक्सेसिव सलाइवेशन। एक्सेसिव सलाइवेशन को क्या बोलते हैं? टायलिज्म। नेक्स्ट ऑप्शन इज मिटल स्कीमर्स। मिटल स्कीमर्स क्या होता है? सो मिटल स्कीमर्स ये होता है कि कुछ जो वुमेन्स होती है उनमें क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन उन मदर्स में क्या होता है, इन अ वुमन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन उन्हें क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन फील होता है। ठीक है, सो उस सिचुएशन को या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मिटल स्कीमर्स। सो यहाँ पे क्या होता है, जो लोअर एब्डोमेन पेन है, लोअर एब्डोमेन discomfort felt by some women during ovulation। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मिटल स्कीमर्स। नेक्स्ट इज कोवेट सिंड्रोम। सो व्हाट इज कोवेट सिंड्रोम देखते हैं। उससे पहले एक ऑप्शन है पीका। पीका के बारे में आपने सुना होगा। इनकेस अगर जो कैल्शियम की कमी की वजह से जो है कोई पर्सन जो है ओरल क्रेविंग हो रही होती है उन्हें क्या कुछ क्ले खाने की या चॉक खाने की, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? पीका। ये जनरली जो है प्रेग्नेंट वुमेन और जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के उनमें जो है ये देखने को मिलती है। सो इट इज ओरल क्रेविंग फॉर सब्सटेंसेस such as clay or chalk that is seen in some pregnant women and चाइल्ड। ठीक है, कुछ बच्चों में और कुछ प्रेग्नेंट वुमेन में ये कंडीशन जो है देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हो सकता है कि काफी जनों को ये टर्म के बारे में पता नहीं था कि कोविड सिंड्रोम क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता कि सिचुएशन को क्या बोलते हैं, तो दूसरे ऑप्शंस में देखो कि यार इसका मतलब मुझे पता है क्या, या इसका मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो अनइम्पॉर्टेंट जो जिनका मीनिंग हमें पता था उन ऑप्शंस को हमने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। सो जो बचा हुआ ऑप्शन था वो क्या था हमारे पास, कोविड सिंड्रोम। सो दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट वी कॉल्ड एज कोविड सिंड्रोम, कि जहां पे हस्बैंड को सेम सिम्टम्स फील होता है एज जैसे ही उसकी वाइफ को फील होते हैं, सेम सिम्टम्स जो है मदर वाले हस्बैंड में भी फील होने लगते हैं। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कोविड सिंड्रोम। So the next question is, a client is experiencing pain during first stage of labor। यहाँ पे भी जो कंडीशन है वो क्या दी हुई है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब से होता है, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन टू द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ऑनसेट ऑफ पेन टू द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू टू मैनेज हर पेन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब एज अ नर्स आप क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो क्या क्या करे टू मैनेज द पेन, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में बहुत पेन होता है। हम सबने सुना है, ऐसा लगता है कि अपने शरीर की 12 हड्डियां जो है वो टूट के वापस जुड़ रही है। ठीक है, तो इतना सीवियर पेन जो है मदर को फील होता है। तो इस पेन को मैनेज करने के लिए क्या क्या जो है ऑप्शंस जो है हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं।
फर्स्ट वन इज वॉक इन द हॉस्पिटल रूम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पेन है वो मदर में फील क्यों होता है। सो पेन जो है मदर में इसलिए फील होता है, इट इज ड्यू टू जो कॉन्ट्रैक्शंस है और रिलैक्सेशंस ऑफ यूट्राइन मसल्स। किसकी वजह से हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल्स। जिसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू हाइपोक्सिया ऑफ यूट्राइन एंड सर्वाइकल मसल्स। यूट्राइन एंड सर्वाइकल मसल्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड सप्लाई क्या हो रहा है, मसल्स में कम हो रहा है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि एकदम से फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है। इस वजह से क्या होती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है मसल्स में डेवलप होती है, और हाइपोक्सिया की कंडीशन से मसल्स में क्या होता है, पेन फील होने लगता है। क्या होने लगता है? पेन फील होने लगता है। अब ये पेन जो है और किस वजह से होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में क्या हो रहा है, देयर इज डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। क्या हो रहा है? डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। अब डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऑन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स जो है, या एडजेसेंट जो भी एब्डोमेन में जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे स्टमक हो गया, ब्लैडर हो गया, रेक्टम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, जो आसपास के ऑर्गन्स है उन पे भी क्या है, एक तरीके से प्रेशर जो है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स पे लगता है, तो उस वजह से भी क्या है, मदर को पेन फील होता है। सो ड्यू टू प्रेशर ऑन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। अब ये होता है कि इस पेन को रिलीव करने के लिए जो वॉकिंग है इन द हॉस्पिटल, ये कैसे हेल्पफुल है। सो एम्बुलेट करने से मदर में क्या होगा कि जो मसल्स है उनका मूवमेंट बढ़ेगा। मसल्स के मूवमेंट के बढ़ने से क्या होता है, दिस विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, और इंक्रीज होगा ब्लड सप्लाई तो हाइपोक्सिया की कंडीशन वहां पर रिजॉल्व होगी, और थोड़ा सा मदर को क्या है, पेन में रिलीफ फील होता है। तो इसलिए वॉकिंग इन द हॉस्पिटल रूम जो है मदर को एक तरीके से पेन से रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। सो ऑप्शन हमें क्या बोला, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो एक ऑप्शन पे टिक करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं भागना है, हमें ध्यान देना है यहाँ पे क्या बोला है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, कि जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही है उन सबको हमें क्या करना है, आंसर के लिए टिक करना है। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज यूज स्लो चेस्ट ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो चेस्ट ब्रीदिंग यानी कि डीप ब्रीदिंग करने से भी क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी एंड शी विल गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज रिक्वेस्ट पेन मेडिकेशन ऑन रेगुलर बेसिस। बिल्कुल नहीं, हम मदर को फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एनाल्जेसिक्स नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्या करेगा, स्लो कर देगा किसको, लेबर प्रोसेस को। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में अगर मदर को हमने पेन रिलीवर्स दे दिए तो वो क्या करेगा, स्लो कर देगा किसको, लेबर प्रोसीजर को, और इस वजह से क्या है, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। सो एनेस्थीसिया जो है हम कंसिडर कर सकते हैं ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि फ्रॉम डिलीवरी टू फ्रॉम डायलिटेशन टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि इस सिचुएशन में हम क्या है, एनेस्थीसिया जो है मदर को दे सकते हैं, बट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में इस ऑप्शन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज लाइटली मसाज द एब्डोमेन। बिल्कुल सही है, अगर हल्का हल्का हम मदर को मसाज देंगे एब्डोमेन में तो उसमें भी मदर को काफी जो है रिलीफ फील होता है। नेक्स्ट इज सिप्स ऑफ आइस वाटर। ये भी कोई पेन में रिलीफ जो है वो फील नहीं कराता है, क्योंकि सिप्स में वाटर में क्या होगा, मदर के अंदर जो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन डेवलप होती है उससे उसे रिलीफ मिलेगा, बट पेन से नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट इज आफ्टर a preparation for parenting class session, a pregnant client tells the nurse that she has had some yellow gray frothy vaginal discharge and local itching. अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रेग्नेंट लेडी है जो नर्स के पास आई है और उसने ये बोला है कि मुझ में जो है वेजाइना के थ्रू जो है येलो ग्रे फ्रॉथी यानी कि बिल्कुल झाग जैसा जो है डिस्चार्ज जो है वो रिलीज हो रहा है, और साथ साथ में क्या है, लोकल इचिंग प्रेजेंट है। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर द नर्स टू गिव द क्लाइंट। अब ऐसे में एज अ नर्स आप क्लाइंट को क्या एडवाइस करोगे,
आप क्या है हॉस्पिटल में बैठे हो, एक प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई और उसने बोला कि मेरे जो है वेजाइनल डिस्चार्ज से येलो ग्रेइश कलर का फ्रॉथी डिस्चार्ज जो है वो रिलीज हो रहा है और साथ साथ में क्या है मुझे इचिंग प्रेजेंट है। तो एज अ नर्स आप वहाँ पे क्या एडवाइस करोगे? यहाँ पे आपको खुद को एज अ नर्स जो है वो इमेजिन करना है और उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना है, तब जो है आप सही ट्रैक पे आंसर दे पाएंगे। सो सबसे पहला जो है यूज एन ओवर द काउंटर क्रीम फॉर यीस्ट इन्फेक्शन। तो जो येलो ग्रे फ्रॉथी वेजाइनल डिस्चार्ज है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। जनरली क्या होता है, देयर इज इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है इंक्रीज होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, लेकिन जो ये येलो ग्रे फ्रॉथी वेजाइनल डिस्चार्ज है इट इज ड्यू टू ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से कॉज्ड होता है। किसकी वजह से? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस की वजह से जो है ये कंडीशन डेवलप होती है और साथ साथ में इसमें क्या होती है, लोकल इचिंग भी प्रेजेंट होती है। लोकल इचिंग भी जो है, लोकल इचिंग एंड येलो ग्रे फ्रॉथी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, ये दो कंडीशन जो है किस में प्रेजेंट होती है? इन द ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। सो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के ट्रीटमेंट के लिए जनरली यूज करते हैं किसको? मेट्रोनिडाजोल को। मेट्रोनिडाजोल को यूज करते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। लेकिन जो मेट्रोनिडाजोल है इट इज नॉट गिवन इन, जनरली इसको नहीं दिया जाता इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेट्रोनिडाजोल को एडवाइस नहीं किया जाता है। सो यहाँ पे जो मदर को ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस किया जाता है वो क्या होता है? इट इज टॉपिकल क्लोट्रीमाजोल। टॉपिकल क्लोट्रीमाजोल। ठीक है, तो ये जो है मदर के लिए सेफ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन केस अगर उसे ये ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको अब ये कंडीशन पता चल गई है कि ये क्या कंडीशन है, इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो यूज एन ओटीसी क्रीम फॉर यीस्ट इन्फेक्शन। तो यीस्ट इन्फेक्शन वाला ऑप्शन यहाँ से हमें हटाना है। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना है इनकेस अगर यीस्ट इन्फेक्शन का भी पूछ लेंगे तो यीस्ट इन्फेक्शन में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है? इट इज चीज लाइक स्ट्रक्चर जो है वैसा दिखता है। यानी कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग यीस्ट इन्फेक्शन वो कैसा होता है? चीज की तरह होता है। चीज लाइक जो है डिस्चार्ज वहां पे प्रेजेंट होगा, प्लस इचिंग भी वहां पे रहेगी। तो पहला ऑप्शन हमारा तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। सेकेंड इज शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट एट द क्लिनिक फॉर एन एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही है। अब आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि जो मदर है उसमें क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो एज अ नर्स आप सिर्फ मदर को यही सजेस्ट करेंगे आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने जो डॉक्टर है उन्हें दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है? बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर विनेगर डॉच अंडर द लोअर प्रेशर। मतलब कि डॉचिंग करने के लिए कि मतलब वेजाइना के अंदर हम जो है डॉचिंग कर दें किसका? विनेगर, मतलब विनेगर से गॉस पीस को भिगो के और उसके अंदर डाल दें। सो नो, ये हम यहाँ पे हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट, पहली बात तो विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन कुछ ही नहीं करना है। और ये ऑप्शन इसलिए भी गलत है क्योंकि डॉचिंग जो है रिकमेंड नहीं किया जाता है इन केस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इट जो है प्री डिस्पोज करेगा ये क्लाइंट को टुवर्ड्स द असेंडिंग इन्फेक्शन की। हो सकता है वो सिर्फ वेजाइना तक था इन्फेक्शन, धीरे धीरे वो क्या है यूट्रस तक पहुंच जाएगा। अगर हम जो है पाथवे को ही बंद कर देंगे, मतलब डॉचिंग करके हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने की बजाय उसे क्या कर रहे हैं? शरीर के अंदर धकेल रहे हैं। तो इसलिए डॉचिंग भी क्या है? बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि डॉचिंग क्या कर रहा है? इट इज प्री डिस्पोजिंग the client for an ascending infection। ascending infection के लिए जो है क्लाइंट को प्रोन कर रहा है।
नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिपेयर फॉर प्रीटर्म लेबर एंड बर्थ, कि अब मदर कैसे वेजाइनल डिस्चार्ज और इचिंग को लेके आई है, तो वहां पे मदर को कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है जो कि क्या है डिटरमाइन करे कि वो प्री लेबर में जा सकती है। ठीक है, मदर ने ये नहीं बोला कि उसके पेट में दर्द है या फिर उसे कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। सो इस तरीके से आपको क्या है, अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो तो क्या है, जो गलत ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करते जाना है। नेक्स्ट इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ, किसकी हिस्ट्री है क्लाइंट की, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। किसकी हिस्ट्री है क्लाइंट की, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, एंड इज नाउ बीइंग सीन फॉर हर फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। First prenatal visit. Which intervention should be included in a plan of care? Select all that apply. अब as a plan of care हम कौन कौन से interventions जो है वो select करेंगे from the given options. तो as a nurse आप क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हमें nurse की तरह सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है हम बात करते हैं किसकी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। तो ये जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है वो क्या है, तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी को हम बेडियाट्रिक सर्जरी या फिर वेट लॉस सर्जरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी या फिर वेट लॉस सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी। इसको हम आप डिटेल में जो है एमएसएन में पढ़ेंगे। सो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी को हम पीडियाट्रिक सर्जरी या फिर वेट लॉस सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्टमक की जो साइज है उसको स्मॉल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, देयर विल बी restricting the amount of food in your stomach, मतलब अब स्टमक की साइज ही छोटी हो गई है, तो जो फूड है वो स्टमक में कितना जाएगा, कम क्वांटिटी में जाएगा, और उसी का क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जो है एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और आपको क्या है, आपकी एपेटाइट भी कम हो जाएगी। सो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। पर इसमें भी जो है क्लाइंट को बहुत प्रॉपर डाइट की जरूरत पड़ती है, एक रूटीन जो है लाइफस्टाइल चेंज उसे करना ही पड़ता है, साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इनटेक करना पड़ता है टू रिकवर फ्रॉम द सर्जरी। सो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, सो वी विल प्रिस्क्राइब टू टेक अ प्रीनेटल विटामिन विथ 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। बिल्कुल सही है, अगर प्रेग्नेंट क्लाइंट है तो उसे क्या है, फॉलिक एसिड की जरूरत तो है, साथ ही साथ में विटामिन की भी। रेफर द क्लाइंट टू अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन। बिल्कुल सही, अगर पीडियाट्रिक सर्जरी हुई है तो जैसे मैंने बोला, जो क्लाइंट है उसे एक प्रॉपर जो है डाइटिशियन की जरूरत पड़ेगी, एक प्रॉपर डाइट, एक शेड्यूल और एक लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत पड़ेगी। और इनकेस अगर प्रेग्नेंट है क्लाइंट तो उसके लिए तो उसे डाइटिशियन के पास रेफर करना ही पड़ेगा फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक, ताकि मदर और बच्चे दोनों को क्या है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल सके। ड्रॉप ग्लूकोज लेवल एट ईच प्रीनेटल विजिट। बिल्कुल नहीं, हर विजिट में ग्लूकोज लेवल चेक करने की कोई रिकमेंडेशन जो है वो नहीं दी जाती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनमें HbA1c जो है वो डिटेक्ट किया जाता है और एक GTT जो है वो किया जाता है, उसके बाद जो है हर विजिट में उनका ग्लूकोज लेवल चेक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज द काउंसिल हर दैट शी विल मोस्ट लाइकली गेन ऑल ऑफ हर वेट बैक। कि पीडियाट्रिक सर्जरी में अब आप उसको इस चीज के लिए काउंसिल करो कि उसका पूरा का पूरा वेट गेन वापस हो जाएगा, तो दैट इज जो है गलत है। कि जो पीडियाट्रिक बाईपास जो सर्जरी वाले क्लाइंट्स होते हैं उनमें उतना का उतना वेट गेन करना इज नॉट पॉसिबल। कि ऐसा नहीं है कि वो अगर 150 किलो के थे तो 150 किलो के वापस हो जाएंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो चेक द यूरिन एट ईच विजिट फॉर प्रोटीन एंड ग्लूकोज। बिल्कुल सही है कि हर विजिट पे जो है मदर को यूरिन प्रोटीन और ग्लूकोज टेस्ट के लिए जो है हमें रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला पीडियाट्रिक सर्जरी की रिकवरी के लिए क्या है, मदर को हाई प्रोटीन डाइट जो है वो रिकमेंड की जाती है। हाई प्रोटीन डाइट जो है वो रिकमेंड की जाती है, क्योंकि
It will help her in heal of her body and maintaining muscle mass. और मसल मास को मेंटेन करने के लिए क्या है, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है, तो कहीं जो है मदर में प्रोटीन यूरिया की कंडीशन ना डेवलप हो जाए, तो इस वजह से यूरिन प्रोटीन और ग्लूकोज टेस्ट के लिए मदर को रिकमेंड किया जाता है. मॉनिटर विद नॉन स्ट्रेस टेस्ट बिगनिंग एट द बिगनिंग ऑफ 20 वीक्स. मतलब ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि एनएसटी जो है वो 20 वीक्स पे परफॉर्म करे. जनरली जो एनएसटी है वो परफॉर्म की जाती है बिटवीन 26 टू 28 वीक्स पे. ठीक है, सो 20 वीक्स के बिगनिंग में एनएसटी परफॉर्म करे ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं? टेक अ प्रीनेटल विजिट एट prenatal vitamin with 400 microgram of folic acid. Next is refer the client to a registered dietitian. बिल्कुल सही है. And check urine at each visit for protein and glucose. Next question is a 22 weeks gestation has a client at 22 weeks gestation has right upper quadrant pain रेडिएटिंग टू हर बैक. अब यहाँ पे क्या बोला है, कौन सा पेन है? राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है जो रेडिएट हो रहा है कहाँ पे? उसके बैक साइड पे. शी रेट्स द पेन एज 9 ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. पेन स्केल का हमें पता है. अब पेन स्केल क्या है? 1 to 10 में मदर बोल रही है उसको जो पेन हो रहा है वो क्या है? पेन स्केल पे 9 है. तो मतलब बहुत ज्यादा सीवियर पेन जो है मदर को फील हो रहा है. Says that it has occurred 2 times in last week for about 4 hours a day. ये लास्ट एक वीक में उसे 2 बार ऐसा पेन फील हुआ और ये जो पेन है 4 घंटे तक रहा है. ठीक है, विच और शी डज नॉट एसोसिएट द पेन विद फूड. अब ये नहीं कह रही है कि पेन जो है तभी हो रहा है जब वो खाना खा रही है, नहीं. विच नर्सिंग मेजर इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट. अब इस क्लाइंट में आपकी हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी? सबसे पहली बात, जो मदर है वो कितनी एज पे है? 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे है, यानी कि बिल्कुल भी टर्म लेबर के पास नहीं है. तो इतना सीवियर पेन होना इज एबनॉर्मल कंडीशन. तो सबसे पहले देखते हैं, एजुकेट द क्लाइंट कंसर्निंग चेंजेस अकरिंग इन गॉल ब्लैडर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी. तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहली भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन है और राइट साइड ऑफ क्वाड्रेंट में है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है. तो राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या है? लीवर है और लीवर के साथ क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है. प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो रिलीज होता है और इट इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट. स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है. तो ये क्या करता है? गॉल ब्लैडर को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है और अंदर से फिर क्या होता है? बाइल जो है वो रिलीज नहीं हो पाता. बाइल तब रिलीज होता है जब गॉल ब्लैडर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की वजह से, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और बाइल का क्या है? रिलीज नहीं हो पा रहा है. तो जिस वजह से क्या हो रहा है? बाइल पूरा स्टैटिक हो रहा है, वहीं पे रुक रहा है और उसकी वजह से क्या होता है? बाइल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है. तो देयर इज हाई चांसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल स्टोन फॉर्मेशन इन प्रेग्नेंट लेडीज. तो एज अ नर्स हमें जो है क्लाइंट को ये एजुकेट करना है कि यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि आपके अंदर क्या है? गॉल ब्लैडर का जो है स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है. Second is refer the client to her healthcare professional for evaluation and treatment of pain. अब आपको ये लग रहा होगा कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, बट नहीं. यहाँ पे क्या है, हम अकरिंग इन गॉल ब्लैडर हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पेन जो है गॉल ब्लैडर की ही वजह से है, क्योंकि कंफर्मेशन किससे होता है? सोनोग्राफी से होगा. तो यहाँ पे ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है कि हमारे पास बिल्कुल कंफर्मेटरी नहीं है कि ये चीज जो है गॉल ब्लैडर की वजह से ही पेन हो रहा है. सो सेकेंड ऑप्शन इज रेफर द क्लाइंट टू हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेन. मतलब इतना सीवियर पेन है तो मदर को क्या करना चाहिए? डायरेक्टली हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास भेज देना चाहिए. ठीक है, एज अ नर्स हमारा पहला प्रायोरिटी तो यही होना चाहिए.
नेक्स्ट इज डिस्कस न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज टू डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट बर्न। अब मन में ये आ रहा होगा थर्ड ऑप्शन भी तो सही है, हो सकता है कि क्लाइंट को हार्ट बर्न की भी तो कंडीशन हो सकती है कि सुनना है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वापस रिगर्जिटेट होता है, स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, तो हार्ट बर्न होना इज बहुत कॉमन है। हार्ट बर्न होना कंडीशन कॉमन है, बट जो पेन स्केल लेवल जो यहाँ पे दिया है वो कितना दिया है 9, तो 9 जितना पेन स्केल लेवल हार्ट बर्न में नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो जवाब अपने आप बाहर आएंगे। सो इस ऑप्शन को भी हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट बर्न की कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज support the client's use of acetaminophen to relieve the pain, यानी कि acetaminophen जो है वो टैबलेट जो है हम क्लाइंट को दे सकते हैं टू रिलीव द पेन। हाँ दे सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि इतना सीवियर पेन इज नॉट पॉसिबल एट 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो इतना पेन होने के बाद भी अगर आपने वो दवाई दे दी तो वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा कोई भी जो भी मतलब उस प्रॉब्लम को मास्क कर देगा, जिसकी वजह से क्या है ये कंडीशन डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है एसिटामिनोफेन जो है हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्लाइंट को। और पहली बात, एज अ नर्स आप प्रेग्नेंट लेडी को कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिकली मेडिसिन को लेके, तो बिल्कुल नहीं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही उसे डॉक्टर के पास भेजेंगे, बोलेंगे आप प्लीज वहीं पे जाके ट्रीटमेंट लीजिए और प्रॉपर तरीके से पूरा चेकअप कराइए। इट इज़ नॉट नॉर्मल कि ये कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है कि आपको इतना सीवियर पेन जो है एट द स्टेज ऑफ 22 वीक्स आपको फील हो रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज अ कंडीशन जिसमें क्या है, अ मल्टी ग्रेविडा क्लाइंट हु स्टैंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स व्हाइल वर्किंग इन अ फैक्ट्री विजिट्स प्रीनेटल क्लिनिक एट 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब बिल्कुल टर्म के बिल्कुल पास में है 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, स्टेटिंग द वेरिकोज वेन्स इन माई लेग्स हैव रियली बीन बॉदरिंग मी लेटली, मतलब जो वेरिकोज वेन की कंडीशन मेरे पैरों में डेवलप हुई है और उसकी वजह से क्या है मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। विच इंस्ट्रक्शन शुड बी मोस्ट हेल्पफुल। अब ऐसे में क्लाइंट को आप क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, पहली बात तो मल्टी ग्रेविडा क्या होती है, आपको जिसके बारे में पूछा गया आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए, सीधी सी बात ये। सो मल्टी ग्रेविडा इज कोई भी ऐसी लेडी जिसने 2 और मोर प्रेगनेंसीज को एक्सपीरियंस किया है रिगार्डलेस ऑफ लेंथ या आउटकम, यानी कि चाहे बच्चा हुआ हो या फिर स्टिल बर्थ हो या फिर IUFD हो, कुछ भी हो, बट शी हैज एक्सपीरियंस 2 और मोर प्रेगनेंसीज, उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टी ग्रेविडा। सो मल्टी ग्रेविडा इज अ वुमन who has experienced 2 or more pregnancies regardless of length and outcome, मतलब आउटकम कुछ भी रहा उस प्रेगनेंसी का, बट शी हैज एक्सपीरियंस 2 और मोर प्रेगनेंसी, इज अ मल्टी ग्रेविडा मदर। अब वो 35 वीक्स पे आई है, उसने बोला मुझे वेरिकोज मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं एंड शी हैज अ लॉन्ग पीरियड, मतलब स्टैंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स व्हाइल वर्किंग इन अ फैक्ट्री, मतलब उसे चाहे कुछ भी हो काफी लंबे टाइम तक जो है खड़े रह के जो है फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। तो विच इंस्ट्रक्शन विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर हर, ऐसी कंडीशन में उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है मोस्ट हेल्पफुल रहेगा, परफॉर्म स्लो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फीट एंड एंकल्स ट्वाइस डेली। अब पहला स्टेटमेंट देखते ही ऐसा लगता है बस सही जवाब तो यही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है ऑफ मसल्स का, तो इसका मतलब है वो लेडी को पेन फील होना बंद हो जाएगा। बट जो कंडीशन बट वाली है वो यहाँ पे कहाँ आ रही है कि बोल रहे हैं क्या, ट्वाइस डेली, मतलब सुबह और शाम को करना है बस। बट 35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ऑलरेडी उसे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है और आप बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ फीट एंड एंकल इस तरीके से करना है आपको सिर्फ 2 बार दिन में, तो इट इज नॉट सफिशिएंट। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है फॉर द बैक फ्लो ऑफ वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन किस
किस वजह से होता है, जब जो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, डिफेक्टिव होने लगती हैं, तो जो ब्लड है वो कहाँ ज़्यादा टूवर्ड्स द ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, लोअर लिम्स में जाके स्टैटिक हो जाता है, मतलब जो है उसका रिवर्स पंपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फीट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स विद लेग एलिवेटेड अबव द हिप्स, बिल्कुल सही चीज है। जैसे मैंने बोला कि अब ब्लड का बैक फ्लो बंद हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, उसे जो है फ्रीक्वेंट रेस्ट लेना है, और रेस्ट लेते वक्त क्या करना है, हिप से अबव लेग्स को रखना है, सो दैट बैक फ्लो इंक्रीज होगा, और वेरिकोज वेन्स की वजह से जो भी उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा उससे क्या होगा, उसे रिलीफ मिलेगा। सो फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स उसके लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड इज अवॉइड सपोर्ट हॉर्स दैट रिचेस अबव द लेग वेरिकोसिटीज। अगर यहाँ पे ये होता कि यूज सपोर्ट हॉर्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, बट यहाँ पे क्या लिखा है, अवॉइड करने के लिए। जनरली जो है क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है टू अवॉइड कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग्स, मतलब ज्यादा टाइट कपड़े पहनने के लिए क्लाइंट को मना किया जाता है। तो सपोर्ट होज में क्या होता है, ये क्या होते हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं इन द केस ऑफ वेरिकोज वेन, और स्पेसिफिकली जो लेग वेरिकोसिटीज के ऊपर अगर वो रहते हैं, मतलब अगर आपके घुटने से 10 सेंटीमीटर नीचे अगर वेरिकोसिटीज की कंडीशन प्रेजेंट है, तो एटलीस्ट जो स्टॉकिंग्स है या जो हॉज आप यूज कर रहे हैं वो एटलीस्ट थाई लेंथ तक होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या लिखा है, अवॉइड करने के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट इज टेक अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम योर जॉब टू अवॉइड प्रोलैंग स्टैंडिंग, मतलब बिल्कुल ही एडवाइस कर दो कि आप जॉब से लीव ही ले लो इस टाइम के लिए। तो कभी कभार क्या है कि अगर वो फैक्ट्री में काम कर रही है तो उसकी इकोनॉमिक स्टेटस की कंडीशन ठीक नहीं होगी, इसीलिए तो वो जॉब कर रही है। सो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ये ऑप्शंस तो हम क्लाइंट को बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर सकते। सो वी विल एडवाइज हर टू टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स विद द लेग एलिवेटेड अबव द हिप्स। Next condition is while caring for a 24-year-old primary gravida client scheduled for emergency surgery। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो क्लाइंट है वो किसके लिए है, इमरजेंसी सर्जरी के लिए प्लान है बिकॉज ऑफ अ प्रोबेबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। तो यहाँ पे नर्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रेविडा की। सो प्राइमरी ग्रेविडा क्या है, सो प्राइमरी ग्रेविडा इज अ इंडिविजुअल जो क्या है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। क्या हुई है, प्राइमरी ग्रेविडा इज एन इंडिविजुअल प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम, प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम जो है वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी ग्रेविडा मदर है। अब वो क्या है, इमरजेंसी सर्जरी के लिए उसे प्लान किया है क्योंकि उसके क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेजेंट है। तो एज अ नर्स आपका वहां पे काम क्या है, प्रिपेयर टू विटनेस एंड इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द सर्जरी। बिल्कुल सही, अगर डॉक्टर कंसेंट लेता है तो वहां पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो एज अ क्या है, विटनेस की तरह काम करता है फॉर एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बिल्कुल सही है। असिस्ट द क्लाइंट फॉर मैसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग। पहली बात तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग है वो इंटरनल होगी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज आउटसाइड द यूट्रस कैविटी के बाहर जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हुई है। अब वहां पे क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। बट इन केस अगर आपको लगता है कि अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो देयर विल बी ओनली स्कैंटी ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब बहुत कम सी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी एंड विथ नो डिस्कलरेशन, और उसमें कोई भी क्या है, डिस्कलरेशन प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात हो रही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है, और इनकेस अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी भी तो बहुत कम सी होती है और उसमें कोई भी डिस्कलरेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, असेस द क्लाइंट फॉर मैसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं। एक्सप्लेन दैट द फेलोपियन ट्यूब कैन बी सैल्वेज्ड। सो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो सैल्वेज, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, रेस्क्यू बोलते हैं सैल्वेज को।
सो सेल्वेज का मतलब है कि हम क्लाइंट को ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब को हम बचा सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। ये तो ऑन द ओटी टेबल ही डिसाइड होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो रेस्क्यू कर पाएंगे या नहीं, दैट इज इन द हैंड ऑफ सर्जन। मॉनिटर द क्लाइंट फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, कि यहाँ पे क्लाइंट है उसको एब्डोमिनल पेन फील होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस फील नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू प्रिपेयर एज अ विटनेस फॉर द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर द सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट इज द नर्स इज रिव्यूइंग रिजल्ट्स फॉर क्लाइंट हु आर हैविंग एंटीनेटल टेस्टिंग। The assessment data from which the client warrants prompt notification of HCP and a further plan of care। अब यहाँ पे क्या है, जो नर्स है वो रिव्यू कर रही है कुछ पेशेंट्स को जो क्या है प्रीनेटल क्लिनिक में आए हैं, तो ऐसा वो कौन सी वार्निंग साइन दिखती है जिसकी वजह से वो तुरंत के तुरंत क्या है एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इन्फॉर्म कर देती है फॉर फर्दर प्लान ऑफ केयर। तो सबसे पहली बात, जो प्राइमरी ग्रेविडा है, जो हमने बोला जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर है, वो रिपोर्ट करती है कि जो फीटल मूवमेंट्स उसे फील हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। द प्राइमरी ग्रेविडा हु रिपोर्ट्स फीटल मूवमेंट 6 times in a 2 hours, मतलब वो बोल रही है कि मुझे सिर्फ 2 घंटे में 6 बार फीटल मूवमेंट्स फील हो रहे हैं। या फिर अ मल्टी ग्रेविडा हु हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, या फिर प्राइमरी ग्रेविडा हुज इन्फेंट हैज अ बायोफिजिकल प्रोफाइल ऑफ 9, या मल्टी ग्रेविडा हुज इन्फेंट हैज अ रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीनेटल असेसमेंट हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं क्या, जो फीटल मूवमेंट है वो काउंट करने के लिए क्या यूज में करते हैं, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। और उसमें क्या होता है 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम मदर को 3 बार जो है फीटल मूवमेंट्स जो है मदर को फील होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर क्लाइंट आई है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, 1 घंटे के अंदर अगर 3 बार मदर को फीटल मूवमेंट्स फील हो रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल कंडीशन। अब मदर आई है उसने बोला मुझे 2 घंटे में 6 बार फील हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। तो मतलब इस चीज को लेके हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे। सेकेंड इज अ मल्टी ग्रेविडा मदर हु हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। अब जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है एक ऑक्सीटोसिन की ड्रिप जो है मदर को दी जाती है और फिर साथ ही साथ में क्या है यूट्रल कॉन्ट्रैक्शंस एंड फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है, प्लस क्या किया जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड फीटल हार्ट रेट को क्या है मॉनिटर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में देखा जाता है कि ड्रिप स्टार्ट की ऑक्सीटोसिन की और मदर में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ यूट्रस में। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इतने भी ज्यादा नहीं होते कि मदर लेबर में चली जाए, सिर्फ ये स्ट्रेस को इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हल्की सी डोज दी जाती है किसकी, ऑक्सीटोसिन की। अब मदर के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होते ही जो ब्लड सप्लाई है टू द प्लेसेंटा वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब प्लेसेंटा के अंदर अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है तो देयर इज चांसेस फॉर यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ब्लड इनसफिशिएंसी होने की चांसेस हो सकती है। बट अगर मदर में हेल्दी प्लेसेंटा है और हेल्दी बेबी प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, हार्ट रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बच्चे की हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। चैलेंज टेस्ट इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। यानी कि बच्चा क्या है यहाँ पे हेल्दी है, कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बावजूद भी बच्चे की हार्ट रेट नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब जो है प्लेसेंटा हेल्दी है और वहां से ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से बच्चे में जा रही है। बट अगर यहाँ पे बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन टेस्ट की, तो पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट का मतलब जो है बच्चे की हार्ट रेट जो है अफेक्ट होगी, यानी कि जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द फीटस डिक्रीज होगा और बच्चे की हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। फीटल हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट होगा और जो बच्चा है वो क्या होगा, वहां पे देयर इज चांसेस फॉर प्लेसेंटल
यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मतलब जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर तरीके से बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही है और बच्चे में क्या है ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। सो यहाँ पे हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बिल्कुल इन्फॉर्म कर देंगे कि मदर जो है पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट को लेके आई है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, द प्राइमरी ग्रेविडा हुज इन्फेंट हैज अ बायोफिजिकल प्रोफाइल ऑफ 9। अब यहाँ पे सबसे पहली बात 9 स्कोरिंग दी है तो हमें पता भी होना चाहिए बायोफिजिकल प्रोफाइल में होता क्या क्या है। अब बताऊं तो 9 जो है बायोफिजिकल प्रोफाइल 9 इज नॉर्मल। बिल्कुल यहाँ पे जो बच्चे की स्कोरिंग अगर 9 रहेगी, 8 to 10 रहती है बायोफिजिकल प्रोफाइल में तो दैट इज नॉर्मल कंडीशन। और इसमें जो है बच्चे को फीटल एस्फाइक्सिया होने की कंडीशन जो है वो कम हो जाते हैं, चांसेस कम रहते हैं, तो इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट इज मल्टी ग्रेविडा हुज इन्फेंट हैज अ रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। सो रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट में अगर एनएसटी की है और बच्चा रिएक्टिव आ रहा है तो दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन, यानी कि एश्योरेंस है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। बट अगर यहाँ पे ही अगर नॉन रिएक्टिव होता तो हम क्या करते, डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो है इन्फॉर्म करते। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि मल्टी ग्रेविडा हुआ इज अ पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, एक तो फीटल मूवमेंट काउंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल आपको कैसे पता चलेगी, और जो एनएसटी है वो कैसे परफॉर्म होता है। सो पहले बात करते हैं फीटल मूवमेंट काउंट, तो वो कैसे करते हैं। सो फीटल मूवमेंट काउंट हम कैसे करते हैं, डेली फीटल मूवमेंट काउंट में इसमें बोला जाता है कि 3 काउंट्स ईच ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, यानी कि हम दिन में 3 बार जो है फीटल काउंट करेंगे, चाहे मॉर्निंग में करो, चाहे इवनिंग में करो, चाहे नून में करो, ठीक है, आर रिकमेंडेड, चाहे सुबह, दोपहर और रात में। द टोटल काउंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 4। अब जैसे आपने 1 घंटे में देखा कि जो काउंट्स हैं वो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये पूरा कितना आ जाता है 12 आवर्स के ड्यूरेशन में आपको कितने जो काउंट्स फील हुए हैं, कितनी बार फीटल मूवमेंट्स फील हुए हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो इफ देयर इज डिमिनिश्ड नंबर ऑफ किक्स दैट इज लेस देन 10 इन 12 आवर्स, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई है 12 आवर्स की, अगर वो लेस देन 10 है तो इसका मतलब इज फीटल इज कॉम्प्रोमाइज, जो फीटल है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज। अगर 12 घंटे में 10 से कम आती है तो दैट इज फीटस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सो अब जो मदर आई थी हमारे पास, उसने क्या बोला था, उसे 2 घंटे में 6 बार किक फील हुई है, तो यानी कि 1 घंटे में उसे लगभग कितनी किक फील हुई होगी, 3। और हमने क्या बोला, 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, तो वो कितना आ जाता है 12 आवर्स का। तो 3 4 इज 12 किक्स फीटल मूवमेंट्स हमें फील हो रहे हैं इन 12 आवर्स में। दैट मीन्स जो फीटल है इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि इसमें क्या बोला है, इट इज लेस देन, अगर 10 रहेगा विद इन 12 आवर्स तो इसका मतलब फीटल कॉम्प्रोमाइज है। अगर ईच आवर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है दैट इज लेस देन 3 in 1 hour, यानी ईच आवर में अगर 3 घंटे से कम फीटल मूवमेंट फील होते हैं तो बच्चा क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट की, एनएसटी की। तो एनएसटी क्या है, A continuous electronic monitoring of fetal heart rate along with recording of fetal movements, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियोटोकोग्राफी। फिर देयर इज एन ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन ऑफ FHR, यानी कि फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन विद फीटल मूवमेंट्स विच व्हेन प्रेजेंट्स इंडिकेट अ हेल्दी फीटस। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है, मदर के एब्डोमेन पे एक बेल्ट बांधा जाता है जिसमें एक प्रॉप को लगाया जाता है बच्चे के मदर के एब्डोमेन में, और दूसरा लगाया जाता है साइड में जहाँ पे बच्चे की हार्ट रेट जो है फील हो रही होती है, और बच्चे के मदर के हाथ में एक क्लिकर दिया जाता है जिसमें जितनी बार बच्चे के मूवमेंट मदर को फील होता है उतनी बार उसे क्लिक करना होता है। तो जैसे जैसे बच्चे के मूवमेंट हो रहा है और वैसे वैसे बच्चे की हार्ट रेट बढ़ रही है, तो दैट इज अ रीअश्योरेंस कि बच्चे की जो हेल्थ है वो क्या है, हेल्दी है। तो यहाँ पे रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। रिएक्टिव का मतलब है व्हेन 2 or more एक्सेलरेशंस, मतलब ग्राफ चल रहा है और इसमें 2 ऐसे एक्सेलरेशन या उससे ज्यादा जो है फील हो रहे हैं फॉर मोर देन 15 बीट्स पर मिनट, जैसे हर मिनट में 15 बीट से ज्यादा फील हो रहे हैं अबव द बेस लाइन,
एंड लॉन्गर देन 15 सेकेंड्स, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, 15 सेकेंड से ज्यादा रहेगा, वो भी 20 मिनट्स के अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर अंदर, तो दैट इज अ एश्योरेंस कि बच्चा क्या है, हेल्दी है। इन केस ऑफ फीटल रिएक्टिविटी एब्सेंट होगी तो दैट इज अ नॉन रिएक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पे क्लाइंट के पास कौन आया था विद द रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एक मल्टी ग्रेविडा मदर आई थी, तो दैट इज रीएश्योरेंस कि बच्चा क्या था, हेल्दी था। नेक्स्ट बात करते हैं फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल की, जो मैंने बात की थी। तो ये कब कब यूज किया जाता है, ये टेस्ट तब परफॉर्म किया जाता है जब नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, यानी कि बच्चा बिल्कुल भी हेल्दी या नॉन रिएक्टिव लग रहा है, या कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो इस केस में क्या है, बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और जनरली ये टेस्ट तब परफॉर्म किया जाता है वीकली आफ्टर अ नॉर्मल एनएसटी, या फिर ट्वाइस डेली आफ्टर एबनॉर्मल टेस्ट, कोई भी एबनॉर्मल टेस्ट के बाद ट्वाइस डेली। अब बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग किस बेसिस पे किया जाता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है फॉर 30 मिनट्स। नॉर्मल स्कोर होता है हर चीज का 2 और एबनॉर्मल स्कोर होता है 0। अब यहाँ पे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सबसे पहले देखा जाता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें अगर रिएक्टिव पैटर्न आ रहा है तो हम स्कोरिंग देते हैं 2 की। सेकेंड देखी जाती है फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट्स, अगर मोर देन 1 एपिसोड आ रहा है जो 30 सेकेंड से ज्यादा है तो दैट इज स्कोरिंग इज 2। ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स देखे जाते हैं, जिसमें कोई भी मूवमेंट, मतलब चाहे हाथ पैर कुछ भी हिला दिया हो, अगर वो 3 कोई भी पार्ट्स बॉडी के उसने ज्यादा 3 से ज्यादा मूवमेंट किए हैं तो दैट इज स्कोरिंग इज 2। नेक्स्ट इज फीटल मसल टोन देखते हैं, जिसमें चाहे हैंड क्लैप्सिंग हो या फिर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कुछ भी उसने किया हो, कोई भी मसल टोन उसने अगर परफॉर्म की है मोर देन 1 तो हम स्कोरिंग देंगे 2। एमनियोटिक फ्लूइड का हम पता करेंगे कि जो भी जो पॉकेट है, जो यूएसजी में जो परपेंडिकुलर पॉकेट्स बनते हैं, अगर उसमें मेजरमेंट 2 into 2 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है तो दैट इज हम वहां पे भी क्या है, स्कोर देंगे 2। तो ये जो स्कोरिंग होती है वो टोटल मिला के, अगर बायोफिजिकल स्कोरिंग की बात करते हैं, अगर 8 to 10 आती है तो नॉर्मल है, द फीटल हैज लेस चांस ऑफ एस्पायरेक्सिया, और अगर 6 आ रही है तो देर इज सस्पेक्ट की चांस हो सकता है, 4 आ रही है तो यहाँ पे भी क्रोनिक एस्पेक्सिया का चांसेस रह सकता है, और अगर 0 से 2 आ रही है तो देर इज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड एस्पेक्सिया की कंडीशन जो है बच्चे में प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन में हमारे पास बीपीपी स्कोरिंग किसके साथ आया था, 9 के साथ। 9 के साथ क्या है, दैट इज नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है कि बच्चे को देर इज लेस चांसेस ऑफ एस्पेक्सिया। तो उस ऑप्शन में हमें क्या करना था, पॉजिटिव ऑक्सीटोसिन टेस्ट के साथ अगर मदर आ रही है तो उसे हम रिकमेंड करेंगे कि प्लीज फटाफट हेल्थ केयर के पास, प्रोफेशनल के पास हम उसे भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज असाइंड टू द ऑब्स्टेट्रिकल ट्राइएज एरिया। अब यहाँ पे नर्स कहाँ पे है, ऑब्स्टेट्रिकल ट्राइएज एरिया में। ट्राइएज कहाँ पे यूज होता है, इन द इमरजेंसी। येलो, रेड एंड ग्रीन। ग्रीन में मतलब तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, येलो में हाँ हमें ध्यान देना है, बट अगर रेड वाला केस आता है तो हमें येलो को छोड़ के भी रेड की तरफ ध्यान देना है। सो व्हेन बिगिनिंग द असाइनमेंट, द नर्स इज गिवन अ रिपोर्ट अबाउट 4 क्लाइंट्स वेटिंग टू बी सीन। अब मदर जो नर्स है उसकी ट्राइएज में ड्यूटी लगी और उसके पास 4 क्लाइंट्स की रिपोर्ट आई है और सब वेट कर रहे हैं अपनी चांस का। सो प्लेस द क्लाइंट्स इन ऑर्डर in which the nurse should see them। अब उनको उस ऑर्डर में अरेंज करना है कि किस प्रायोरिटी पे जो क्लाइंट है पहले विजिट करेगा और हर ऑप्शन को यूज में लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अ प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट। प्राइमी ग्रेविडा इज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है मदर, 10 weeks of gestation, stating that she is not feeling well and she is suffering from nausea, vomiting, urinary frequency and fatigue. Next is a multiparous client, 32 weeks gestation, asking for assistance to find a new primary health care provider। अब ये आइए कि मुझे एक नया डॉक्टर देखना है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। थर्ड इज अ सिंगल मदर आई है विद 4 months ऑफ पोस्टमार्टम। कैसा है ये, 4 months ऑफ पोस्टमार्टम, यानी कि उसकी डिलीवरी को 4 महीने हुए हैं। फियरफुल ऑफ शेकिंग हर बेबी व्हेन ही क्राइज। जैसे ही बच्चा रो रहा है और वो शेक कर रही है, साथ साथ में डर डर के जो है उस बच्चे को लेके आई है। फोर्थ इज एन एंटीनेटल क्लाइंट एट 16 weeks of gestation who has
occasional sharp pain on her left side radiating from her symphysis to her fundus, मतलब लेफ्ट साइड में उसे पेन हो रहा है फ्रॉम symphysis to fundus। अब यहाँ पे आप प्रायोरिटी किसको देंगे? सबसे पहली बात, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबको दिखाना ही है, ये 4 केसेस है, चारों को दिखाना। अब एज अ नर्स अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो आप सबसे पहले किसे भेजेंगे कि यार नहीं, आप डॉक्टर के पास पहले जाओ। बात करते हैं, एक सिंगल मदर है। अब सिंगल मदर है तो उसके फैमिली में सपोर्ट नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, एक कंडीशन डेवलप होती है, जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होती है, प्राइमरी पेरेंट्स जो मदर्स होती है, उनमें क्या होता है, देयर इज चांसेस फॉर, क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, स्पेसिफिकली इन सिंगल मदर। ठीक है, और उसमें भी वो बच्चे को लेके आ रही है और बच्चा रो रहा है और साथ साथ में वो भी शेक कर रही है, तो ऐसे में जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्लाइंट्स होते हैं, इनको पहले भेज देना चाहिए डॉक्टर के पास कि नहीं, आप जाके जो है दिखा के आओ, क्योंकि अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो जनरली होता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्टपार्टम, या फिर बट इट पीक्स एट 4 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम। जनरली होता तो 1 साल तक है, लेकिन जब 4 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, मतलब बच्चा जो है 4 महीने का 4 हफ्ते का पूरा हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है मदर का डिप्रेशन जो लेवल है वो बिल्कुल क्या है, पीक पे रहता है, या फिर तब रहता है जब बच्चे को वीनिंग करवाते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, वीनिंग कराते हैं। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिंगल मदर है उसको सबसे पहले भेज देंगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि मदर जो है किसमें है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में है, तो उसे हम पहले रिकमेंड करेंगे। अब बात करते हैं, सेकंड हम भेजेंगे किसको, एंटीनेटल क्लाइंट जो 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे आई है और उसको क्या है, ओकेजनली शार्प पेन फील हो रहा है ऑन द लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में पेन फील होना तो हमें लगता है कि हो सकता है गॉल ब्लैडर की वजह से हो, बट अगर लेफ्ट साइड में उसे पेन फील हो रहा है, वो भी सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके फंडस तक, तो इसका मतलब कि हो सकता है उसे क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लग गए हो, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो फील होने लग गए हो। और वो कॉन्ट्रैक्शंस किसकी वजह से फील होते हैं, ड्यू टू यूट्रस स्ट्रेचिंग की वजह से। यूट्रस जो है वो स्ट्रेच हो रहता है ड्यू टू जो फीटस है उसकी ग्रोथ की वजह से, क्या है, जो फीटस जो है वो स्ट्रेच हो रहा होता है, तो उसको क्या है, ऐसा ओकेजनल शार्प पेन फील होगा, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कराने के लिए ऐसे में जो क्लाइंट है उसको क्या है, हम डॉक्टर के पास रिकमेंड करेंगे। तो सेकंड जो क्लाइंट जाता है वो कौन जाएगा, 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड वाला। बात करते हैं फिर, एक प्राइमरी ग्रेविडा मदर है जो किसमें आ रही है, 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, मतलब उसके लिए भी बिल्कुल नई प्रेगनेंसी, और उसे क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिग वगैरह फील हो रहा है, तो हम उसको फिर भेजेंगे कि नहीं, आप एक बार जो है डॉक्टर को जाके दिखा लो फॉर योर सेटिस्फिकेशन। हो सकता है आपको कुछ मल्टीविटामिन या फिर कुछ भी प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर बात करते हैं, लास्ट प्रायोरिटी हम मल्टीपेरस मदर को देंगे जो 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे आई है, और बिल्कुल वो फिजिकली मेंटली जो है बिल्कुल हेल्दी है, वो सिर्फ ये पूछने के लिए आई है कि उसे डॉक्टर चेंज करना है, कोई अच्छा डॉक्टर जो है मुझे दिखा दो, तो उसको हम लास्ट में भेजेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से प्रायोरिटी वाइज जो है एक ट्राइएज जो है हमने आइडेंटिफाई किया, ताकि जो मदर है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, अ 29-year-old multigravida at 37 weeks gestation is being treated for severe preeclampsia and has magnesium sulfate infusing at 3 ग्राम पर आवर। ठीक है, 3 ग्राम पर आवर पे जो है जो मैग्नीशियम सल्फेट है मदर को एडमिनिस्टर किया जा रहा है टू मेंटेन सेफ्टी फॉर दिस क्लाइंट। द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इज टू, अब इन्फ्यूजन चल रहा है मैग्नीशियम सल्फेट का, लेकिन हमारा भी तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, ताकि जो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है उससे हम क्लाइंट को बचा सके। सो यहाँ पे हम क्या असेस करेंगे, वी विल मेंटेन कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग, नहीं,
एनकरेज द फैमिली मेंबर्स टू रिमेन एट बेड साइड। हाँ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है सीवियर प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में जरूरी होता है, बट इसमें जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट के फैमिली मेंबर्स को हम बेड साइड छोड़ दें, नहीं, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी फिर वही उस भीड़ में फिर आप सबको अलग करो, फिर आप जाके इंटरवेंशन करो। इससे बेटर है आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो यू कैन हेल्प हर, बट फैमिली मेंबर्स की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज असेस रिफ्लेक्सेस, क्लोनस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड हेडेक्स। बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम सल्फेट के केस में अगर उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होती है तो हमें क्या क्या चीजें, टॉक्सिसिटी डेवलप होने से पहले क्या क्या चीजें हमें रिकमेंड करनी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटर मैटरनल लीवर स्टडीज फॉर एवरी 4 आवर्स। नहीं, मतलब जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है कंपेयर टू लीवर, लीवर स्टडीज की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या मॉनिटर करना पड़ता है टू सी अ क्लाइंट हु इज हैविंग सीवियर प्री एक्लेम्शिया और किस पे हो वो मैग्नीशियम सल्फेट की डोजेस ले रहा है, तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स को मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड SpO2 जो हमें हर 10 to 30 मिनट्स में मॉनिटर करते रहना है। सेकेंड बात करते हैं टेम्परेचर और लंग साउंड्स की, कि हाँ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है एक कॉम्प्लिकेशन है ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी, तो उसे भी हम हर 2 घंटे में जो है असेस करेंगे। देन वी विल गो फॉर टीप रिफ्लेक्सेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम डिटेक्ट करेंगे, असेसमेंट करेंगे ऑफ हेडेक का, विजुअल डिस्टर्बेंसेस का और एपिगैस्ट्रिक पेन का हर 4 घंटे में। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या आया था ये। सो हम क्या करेंगे, डीप टेंडेंट रिफ्लेक्सेस को जो है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस को, या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड असेसमेंट ऑफ हेडेक्स जो है वो हम करेंगे। इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेन करना, फीटल वेलबींग जो है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटरिंग से हम देखेंगे। बट यहाँ पे जो मेन हमें देखने हैं वो किसको देखना है, रिफ्लेक्सेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड हेडेक। इनकेस अगर ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं होता तो हमारा ये क्या होता है, कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग जो है हमारी मेन प्रायोरिटी रहता। अब यहाँ पे जो मेन प्रायोरिटी क्या है हमारा, डीप टेंडेंट रिफ्लेक्सेस कंपेयर टू फीटल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज द नर्स एंटर्स द रूम ऑफ अ न्यूली एडमिटेड प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट हु इज डायग्नोज्ड विद सीवियर प्री एक्लेम्शिया, ठीक है, द क्लाइंट बिगिंस टू एक्सपीरियंस अ सीजर। जैसे हम एक मदर, प्राइमी ग्रेविडा मदर है, वो क्या है, उसे सीवियर प्री एक्लेम्शिया जो है वो स्टेज डिटेक्ट हुई है, जैसे ही हम उसके रूम में गए वो क्या है, उसे सीजर्स आने लग गए। सो विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, तो सबसे पहले एज अ नर्स आप क्या करेंगे, इंसर्ट एन एयरवे टू इंप्रूव ऑक्सीजनेशन, नहीं, एज अ नर्स आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। सो नोट द टाइम व्हेन द सीजर बिगिंस एंड एंड्स, कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंस या फिर टर्न द क्लाइंट टू हर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है और उसे सीजर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले अब हम क्या है एज अ नर्स, हम सिचुएशन को इमेजिन करके देखते हैं। हम जैसे रूम में घुसे और हमने देखा कि पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आवाज लगाते हैं कि अपने साथ वाले, सर मैम द क्लाइंट इज हैविंग सीजर्स प्लीज हेल्प। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपने लिए असिस्टेंस के लिए बुला रहे हैं, हेल्प करेंगे। वी विल कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंस। सबसे पहला प्रायोरिटी हम यही होता है, जब भी कोई इमरजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर वार्ड में कोई पेशेंट भी इंट्यूबेट हो रहा होता है, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, प्लीज आके हेल्प कराइए, है ना। हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां पे टीम वर्क का काम होता है। सो वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लाइंट फॉर इमीडिएट असिस्टेंस के लिए हम जो है कॉल करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी विल नोट द टाइम फॉर सीजर कब बिगिन हुआ और कब एंड हुआ। साथ साथ में हम क्या करेंगे, क्लाइंट को लेफ्ट साइड में भी टर्न करते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं एयरवे फॉर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने के लिए एयरवे भी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, हम क्या है, क्लाइंट को बुलाएंगे। सो क्लाइंट को बुलाएंगे, सॉरी मतलब असिस्टेंस के लिए बुलाएंगे। असिस्टेंस को बुला के हम क्या करते हैं, हमें असिस्टेंस की क्यों जरूरत है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसे क्या है, इंटेंस मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, इंटेंस
मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है और साथ साथ में क्या होता है, एयरवे इंसर्ट किया जाता है मदर में, इंसर्टेड, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नोट करेंगे टाइमिंग फॉर बिगनिंग एंड एंड ऑफ सीजर, और साथ साथ में क्या करते हैं हम क्लाइंट को जो है लेफ्ट साइड भी टर्न कर देते हैं। लेफ्ट साइड भी टर्न कर देते हैं। सो इन सब चीजों के लिए हमें क्या है, सबसे पहले असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे हमने देखा क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि एज अ नर्स आप अगर उस सिचुएशन में प्रेजेंट होंगे तो किस तरीके से जो है आप उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, या फिर क्या आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा टू रिजॉल्व द सिचुएशन। सो इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई जीमेल आईडी जो कि आपके डिस्प्ले पर है। होपफुली आप ये क्लास एंजॉय कर पाए होंगे, कर रहे होंगे, और हो सकता है आपको चीजें समझ में आने लगी होगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन टैकल करना है इन द एग्जामिनेशन हॉल। सबसे बड़ी चीज है, एग्जामिनेशन हॉल में सब नर्वस रहते हैं, बट ध्यान आपका सिर्फ क्वेश्चन की तरफ रहना चाहिए। सो ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।